नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी और आज बात करेंगे दिल्ली को लेकर। दिल्ली में जिस तरह से क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो एक अहम मुद्दा ये आने वाले चुनावों के लिए भी बनता जा रहा है। और अगर पिछले एक साल के आंकड़ों की बात करें तो हर मामले में गोलाबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। संगठित गिरोह फिरौती के लिए धमकी दे रहे हैं। कुछ महीने पहले गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गों ने द्वारका में एक बिल्डर के कार्यालय पर 40 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी। इससे पहले और बाद में भी शहर के व्यापारियों, बिल्डरों, शराब विक्रेताओं और अन्य लोगों पर कई बार गोलियां चलाई गई। पिछले महीने 2 लोगों ने द्वारका में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलियां चलाई और 10 लाख रुपए की फिरौती की पर्ची छोड़ गए। इस घटना से एक हफ्ते पहले पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में एक कार शोरूम पर 2 लोगों ने गोलियां चला दी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। और आज तड़के भी ऐसी ही एक घटना देखने को मिली जहां पर एक व्यापारी को गोलियां मार दी जाती हैं। तो अब दिल्ली में क्राइम जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो क्या दिल्ली में दहशत बढ़ रही है? 7 दिसंबर गोविंदपुरी में चाकू से मर्डर। 7 दिसंबर में शाहदरा में बर्तन व्यापारी की हत्या। 4 दिसंबर मां बाप बहन की हत्या, करने वाला खुद बेटा। 31 नवंबर चाचा भतीजे की हत्या, दिवाली से ठीक एक दिन पहले। 12 सितंबर ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक की हत्या। ये कुछ आंकड़े हैं पिछले कुछ महीनों के। और पूरे साल की अगर बात की जाए तो लगातार क्राइम जो वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। पर इन सबके बीच में सबसे पहले आपको बताते हैं जो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रियंका काकड़, उन्होंने हमारे सीनियर सहयोगी से खास बातचीत की और उस दौरान किस तरह के उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, आइए देखिए। देखिए, ये बहुत दुखद है कि भाजपा अपनी एक मात्र जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। विजेंद्र गुप्ता जी असेंबली में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में मुद्दा ही नहीं है। क्राइम कैपिटल बोला जा रहा है आज दिल्ली को। 1212 रेप एक साल में हुए। हर रोज लगभग 4 रेप दिल्ली में हो रहे हैं। अब एक नए तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेटअप हो रहा है जहां व्यापारियों को बार बार फिरौती की कॉल्स आ रही है, उनके ऊपर फायरिंग शूटिंग हो रही है उनके शोरूम्स के ऊपर अगर वो फिरौती की कॉल्स को नकारते हैं। इस तरह का गैंग पनपना पॉसिबल ही नहीं है अगर संरक्षण नहीं मिल रहा होगा। बर्बाद कर दिया है अमित शाह जी ने दिल्ली को, बिल्कुल कानून व्यवस्था को दिल्ली की। बिल्कुल हमें चुना गया था बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर और हमने इस पे बेहतरीन काम करके दिखाया। हम अगर आज कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे काम कर लो तो उनके लिए वो मुद्दा ही नहीं है। ये बेहद चिंता का विषय है। किसी वीआईपी की सिक्योरिटी में आगे पीछे वो 100 लोग लगा देंगे पर उनके लिए आम नागरिक की चिंता विषय ही नहीं है। चलिए, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे जुड़ के हैं। डॉक्टर आशीष हांडा है जो कि नेता है बीजेपी से, और राकेश कुमार हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और अनमोल पंवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। शुरुआत डॉक्टर आशीष हांडा से ही करूंगा मैं, क्योंकि बीजेपी से हैं और साफ तौर पर आरोप भी बीजेपी पर ही लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था लगातार खराब होती चली जा रही है दिल्ली के अंदर। और आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यही आरोप लगाती है कि बीजेपी के लिए क्राइम दिल्ली के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है। जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, जैसे कि आपने मुद्दा उठाया दिल्ली को क्राइम सिटी कहने का, तो मैं कहूंगा क्राइम सिटी जो टर्म है ये तो आम आदमी पार्टी ने कॉइन की है। लेकिन हाँ, क्राइम की अगर कोई वारदातें बढ़ रही है, क्या वो चिंता का सबब है? डेफिनेटली है। क्या क्या वो उसके ऊपर विचार किया जाएगा या क्या उसके रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे? जरूर उठाए जाएंगे। लेकिन हमें इसके पीछे की बुनियादी बात भी समझनी पड़ेगी। किसी भी सिटी में क्राइम रेट नॉर्मली कब बढ़ता है? जैसे कि अभी प्रियंका काकड़ जी खुद कह रही थी, जब अपराधियों को संरक्षण प्राप्त हो। संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को दिल्ली में, लेकिन किसका संरक्षण है? अंधेर नगरी चौपट राजा जब कहा जाता है तो मैं कहूंगा कि आपका हाथ अपराधियों के साथ। और मैं क्यों कहूंगा? इसलिए कहूंगा क्योंकि सरजी के विधायक जो हैं वो अपराधियों के सहायक बने हुए हैं। ऐसा एक दो के साथ नहीं है,
ऐसा बहुतों के साथ है कि अपराधियों को संरक्षण देने का मामला आ रहा है। अगर आपकी जनता या आपके दर्शक की जानने में इंटरेस्टेड हो तो जो 62 एमएलए, मैं चाहूंगा इस पे आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल जी भी मेरी बात के बाद जरूर अपना कथन रखें। 62 एमएलए जो आपके चुन के आए इस बार, उनमें से 38 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं 61%। 33 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं 53%। अगर मैं प्रमुख नेताओं के नाम लूं ना तो खुद अमानतुल्लाह खान के ऊपर सिर्फ अगर मैं कहूं तो टोटल 32 केस पेंडिंग हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर 27 केस पेंडिंग है। सोमनाथ भारती के ऊपर 27 केस पेंडिंग है। शोएब इकबाल के ऊपर 29 केस पेंडिंग है। ये डाटा मैंने क्यों दिया? ये डाटा मैंने इसलिए दिया कि लोगों को एक अंदाजा लगे कि जब नेता ही इस प्रवृत्ति का होगा तो फिर वो संरक्षण कैसे लोगों को देगा। अभी नरेश बालियान जी का केस आपने भी कवर किया। जब एक नेता ही फिरौती मांगे एमएलए होने के बाद, अपने गुर्गों को अपने एरिया के बिजनेसमैन के पास रंगदारी लेने के लिए भेजे और उसकी ऑडियो क्लिप्स हो वायरल और क्राइम ब्रांच उसको अरेस्ट करे, कोर्ट 2 दिन की रिमांड पे भेजे, अब 7 दिन की और फर्दर रिमांड दे दी है। तो फिर ऐसे में क्राइम को कंट्रोल करना किस हद तक पॉसिबल होगा? और फिर उसी के ऊपर उसी आम आदमी पार्टी के नेता कूद कूद के ये बयान दें कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है। आपके दर्शकों को यह भी समझना पड़ेगा कि इस समय आम आदमी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। उसे पता है कि दिल्ली के इलेक्शन सिर पे खड़े हैं, इसलिए अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी की, एमसीडी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की। ऐसे में कोई मुद्दा तो उनको ढूंढना है, किस मुद्दे पे घेरे। तो उन्होंने बहुत सोच विचार के एक मुद्दा सोचा कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो भाजपा के पास है, चलो लॉ एंड ऑर्डर को उठाते हैं। और हैरानी की बात है, जिस दिन से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, आप देखिएगा उस दिन के बाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इंसिडेंस भी पता नहीं ये प्रयोग है या संयोग है, उस दिन के बाद से ये इंसिडेंस में भी वृद्धि आपने पाई होगी। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसके ऊपर कोई पानी भी छिड़क देना तो सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसिड डाल दिया, जिंदा जलाने की कोशिश की, यानी राई का पहाड़ बनाना ये इन लोगों का काम है। और इलेक्शन सिर पे हैं, इसलिए इस टाइम पे इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देना, क्योंकि गुर्गे जो इनके हैं वो कब कहां कैसे सक्रिय हो जाएंगे, इससे दिल्ली की जनता सच में भयभीत है और चिंतित है। जहां तक एलजी साहब की बात है, जहां पे होम मिनिस्ट्री की बात है, इसके ऊपर उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। और जैसे नरेश बालियान को अंदर किया गया है, हर वो व्यक्ति जिसका हाथ अपराधियों के साथ होगा, जिसका संरक्षण अपराधियों को प्राप्त होगा, वो हर एक व्यक्ति। ठीक है डॉक्टर आशीष अंडा जी, आपका जवाब मैं ले लेता हूं, पर एक अहम बात है कि लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि समय निकलता जा रहा है, बहुत अहम है, कीमती जिंदगियां जो है वो जा रही हैं। और किस तरह ये किस हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले 1 साल के अंदर, बहुत ही चिंता का विषय है ये दिल्ली के अंदर। अनमोल पवार जी, आपको जवाब तो डॉक्टर आशीष हांडा जी ने जो सवाल किए हैं उनका भी देना है, पर एक बात ये भी है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए बेशक वो केंद्रीय मंत्रालय के पास है, पर आम आदमी पार्टी की कितनी जिम्मेवारी बनती है? क्योंकि सिर्फ क्राइम जो है फिरौती के लिए नहीं हुए, क्राइम इस तरह से भी हुए, एक बेटे ने अपनी बहन, अपने माँ बाप तीनों को मार डाला, एक बेटे ने अपनी माँ को मार डाला। इस तरह के क्राइम भी जो है वो बहुत से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हाल ही के दिनों में दिल्ली के अंदर। जी साहिल जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। साहिल जी, देखिए, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता कितने चिंतित हैं कानून व्यवस्था को लेके, कि ये तो वादियों का मजा ले रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में एक बच्चा सुबह जिम जाता है तो उसके परिवार का खून हो जाता है, सड़कों पे महिलाएं असुरक्षित हैं, डेली मर्डर की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, चाहे रेप हो, चाहे मोलेस्टेशन हो। जिम के बाहर जो है, जिम के मालिक को गोलियां मार के चला जाता है कोई। व्यापारियों से फिरौती की खबर डेली सुनने में मिलती है हमें। कोई भी व्यापारी आज दिल्ली में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है उसके लिए। और आप देखिए, इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली को क्राइम कैपिटल का जो उपाधि दी है वो आम आदमी पार्टी ने दी है। देखिए, क्राइम कैपिटल दिल्ली को
भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने बनाया है, क्योंकि ये तो ऑफिशियल डेटा है एनसीआरबी का कि जिस तरह से घटनाएं दिल्ली में बढ़ी हैं पिछले 10 साल में भाजपा के राज में, क्योंकि कानून व्यवस्था की एकमात्र जिम्मेदारी जो इनके पास थी उसे ये सही ढंग से सुचारू रूप से काम करने में बिल्कुल विफल रहे। हमें दिल्ली की जनता ने कहा जी तुम बिजली ठीक कर दो, पानी ठीक कर दो, शिक्षा बेहतर कर दो, स्वास्थ्य बेहतर कर दो। आम आदमी पार्टी सरकार ने सारे काम करके मैं करूंगा रुक, पहले उनकी बात, से मैं करूंगा रुक, पहले बात खत्म होने दीजिए तो उनकी। आपने इलेक्शन भाई से आप 2 डॉक्टर महीने आशीष पहले आंडा जी मैं रुक करूंगा आपका, अनमोल पवार बात अपनी पूरी रख रहे हैं, हमको रखने दीजिए। जी जी भाजपा की केवल एक जिम्मेदारी थी, कानून व्यवस्था बेहतर करना। लेकिन आज जिस तरह का दहशत का 2 माहौल है ना महीने दिल्ली पहले में, क्यों याद आई लोग आपको घर से इलेक्शन बाहर से? निकलने से डर रहे हैं, लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। और आप अंदाजा इस चीज से लगाइए कि केंद्रीय गृह मंत्री इस बात पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा की तरफ से एक भी बार ये दिल्ली की जनता को आश्वासन नहीं दिया गया कि भाई पिछले 10 साल में हम कानून व्यवस्था पे कुछ नहीं कर पाए, हम बिल्कुल फेल हो गए, लेकिन हम ध्यान रखेंगे आगे से हम कदम उठाएंगे ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई नरेश बालियान के बारे में इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि जी वो फिरौती मांगते हैं। देखिए, भाजपा जो है वो झूठ की फैक्ट्री है, इन्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं। इन्होंने कल न्यायालय के आदेश को नहीं पढ़ा जिसमें न्यायालय ने कहा कि भाई 5 कंप्लेंट नरेश बालियान द्वारा दी गई थी दिल्ली पुलिस को पिछले 1.5 साल में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई उनको एक उनसे फिरौती स्टेटमेंट की मांग कस्टडी की पे जा रही भेजा है, गया 7 दिन लेकिन और या उन पे नहीं, कोई कार्रवाई कोर्ट नहीं ने हुई। उनको रिहा किया या उन कस्टडी कंप्लेंट बढ़ाई? पे कोई मैं देखिए, मैं अरे बीच में आप नहीं ये बोला था, बताओ ना, बीच में मत अगर बोलिए, आपकी बात डरिए में दम मत, है फिर तो डरिए मत, कोर्ट सुनो को नरेश बालियान बात को सुनो रिहा पहले। कर देना चाहिए था, लेकिन साहिल कोर्ट जी, ने मैं क्या इस तरह किया? से बात नहीं पहले करूंगा, 2 आप दिन की बता कस्टडी दीजिएगा में जब भेजा, बोलना है। इसके डॉक्टर बाद आशीष 7 आंडा जी दिन उनकी की बात कस्टडी पूरी में होने और दीजिए, रिलीज उसके किया। बाद मैं आपका रुख साहिल जी, करूंगा, आपसे अगर जवाब लूंगा। वो मैं जब एपिसोड उनकी रखूंगा, आपकी बारी मेरी थी, आपने एपिसोड बात विक्टिम पूरी है, रखी है अपनी। बात फिर मैं उनकी अनमोल सुनिए। पवार जी को अपनी बात करने अगर दीजिए। डॉक्टर आपने आशीष आंडा जी, जिंदगी बनता, डॉक्टर आशीष आप आंडा भले मैं आपको गलत रोकना भले बोल चाहूंगा। दें, हम बुरा नहीं मानेंगे, डॉक्टर कोर्ट आशीष को आंडा जी, मैं गलत आपको मत रोकना बोलिए। चाहूंगा, आप साहिल अपनी जी, बात ये में रख तरीका लीजिएगा। नहीं है डिबेट अनमोल का, ये पवार को तरीका नहीं है। अपनी बात पूरी रखने दीजिए, क्योंकि वो नेता आपसे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, आप दे लीजिएगा। देखिए, जैसे ही एक्सपोज होते हैं, इनका झूठ जनता के सामने पकड़ा जाता है तो ये बौखला जाते हैं, जैसे आशीष आनंद जी बौखला गए। ये तो डॉक्टर है, इन्हें तो पता होना आप चाहिए झूठ कि बोल भाई रहे इतना हैं ना, आप परेशान जनता नहीं को होना झूठ चाहिए, बोल रहे हैं। बीपीआई हो जाएगा। चलिए साहिल अनमोल जी, मैं छोड़ दूं क्या डिबेट? आप बताइए। अनमोल मैं पवार बीच में, जी, अगर आप चाहते हैं आप कि मैं अपनी अपनी बात बात ना रखिए रख पूरी। पाऊं डॉक्टर तो आशीष मैं आंडा ऐसा जी, एक करता बात हूं। रखने दीजिए, आप उसे आप जवाब नहीं दीजिए अपना। आपको मना नहीं कर रहा कोई भी, आपको पूरा नहीं, समय तो आप दिया गया, जवाब इन्हें कहिए ना, फिर ये शांत रहे बिना बात, पता नहीं क्यों अपने अपना आपको पूरा मजाक समय बनवा दिया रही गया, है। आप पेन डाउन कर लें, लिख के रख लें, आप पूरी बात का जवाब देने का आपको मौका मिलेगा। नहीं नहीं, आप इन्हें कहिए, इंटरप्ट ना करें। देखिए, बात यह है कि माननीय न्यायालय ने यह कहा कि 5 कंप्लेंट नरेश बालियान द्वारा दी गई थी कि उनसे कपिल सांगवान और उनके गुर्गे जो हैं वो फिरौती के लिए कॉल कर रहे हैं। 1.5 साल में दिल्ली पुलिस ने उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, बदले में कंप्लेनेंट को गिरफ्तार कर लिया। और जो ऑडियो बता रहे हैं जी, ऑडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस ऑडियो पे माननीय न्यायालय ने स्टे लगाया हुआ है, ये कहते हुए कि उसकी कोई फोरेंसिक जांच नहीं की गई और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाना चाहिए। और ये झूठ की फैक्ट्री जो है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अपने प्रवक्ताओं को कह रखा है जी, जाओ और सुबह झूठ बोलो, दोपहर झूठ बोलो, शाम झूठ बोलो। लेकिन भाई, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता तुम्हारा चेहरा जानती है, इसीलिए तो हर बार तुम्हें 0 सीट देती है। इसीलिए तुम्हारा 56 इंच का जो नेता है ना, मोदी जी जिन्हें कहते हैं, उसे पहली बार तो 3 सीट दी, दूसरी बार 8 सीट दी, और इस बार 0 सीट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वाकई में दिल्ली की जनता के लिए ठीक है काम अनमोल कौन कर पवार रहा जी, है। मेरे साथ तो राजनीतिक विश्लेषक भी, उनका भी रुख करूंगा, पर एक बात है कि लोकसभा चुनावों के अंदर 7 सीटें दी हैं और जिनका नाम है वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो थोड़ा आदर से नाम लिया जाए प्रधानमंत्री का तो सही रहेगा, क्योंकि गरिमा एक चर्चा की बनी रहनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हैं। एक साहिल जी, उस शख्स की इज्जत ना हो, पर उस कुर्सी की इज्जत जो है वो जरूर है, वो चाहिए है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा, पर यह है कि वो 3-8 का आंकड़ा, इस बार चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि राजनीति कुछ अलग तरीके से दिख रही है दिल्ली के अंदर। आपने बिल्कुल सही बातें रखी हैं अपनी तरफ से, वो मैं जवाब लूंगा डॉक्टर आशीष आंडा से। पर मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास जाऊंगा, राकेश कुमार हमारे से जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार जी, जिस तरीके से साफ तौर पर दिल्ली में जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पर क्या वाकई में कोई हल
ढूंढा जा रहा है। आज के दौर में लगातार क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले महीने भी आरटीओ की जो एक फीमेल थी उसके साथ भी दरिंदगी हुई थी मेट्रो स्टेशन के पास। जी तरीके से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये आवाज उठाई कि दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ रहा है और एक ये दिल्ली का बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए किसी भी पार्टी के द्वारा, क्योंकि जो क्राइम है अगर वो बढ़ रहा है तो उसके लिए जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं उनको अपना काम स्वतंत्र तौर पे करने दिया जाए। जिस तरीके से शादरा के अंदर गोली चली और एक व्यापारी की उसमें जान चली गई, तो देखिए क्राइम को रोकने का काम किसका है? क्राइम को रोकने के लिए एजेंसीज हैं अलग अलग, दिल्ली पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच भी है, अलग अलग एजेंसीज है। तो ये सभी एक प्रोसीजर के तहत उनपे कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी शादरा के अंदर जो भी लिप्त हैं, जिन्होंने भी गोली चलाई, लेकिन जब किसी भी इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर किसी भी चीज को पॉलिटिकल लाकर उसका मुद्दा बनाया जाता है, जैसा कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के अंदर क्राइम को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे और उस चीज को लेकर आज हम डिबेट में भी बैठ गए हैं। मेरा मानना यह है कि हर एक आदमी को जो दिल्ली का नागरिक है और देश का नागरिक है उसको क्राइम को रोकने में सपोर्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जगह जगह कैमरे इंस्टॉल किए, तो ये देखने का मुद्दा है कि उन कैमरे से दिल्ली पुलिस को क्या सपोर्ट मिल रही है क्राइम को रोकने में, वो कैमरे फंक्शनिंग है या नहीं। और हर एक आम नागरिक को भी देखिए, अभी आप ही ने कहा कि किस तरीके से एक बेटे ने अपने परिवार के लोगों की जान ले ली, एक बेटे ने अपनी माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया और जान चली गई। तो ये एक कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व के चरित्र पर भी उंगली उठाता है कि हर एक माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो इस तरीके के कामों पर ना जाएं। तो ये कलेक्टिव एफर्ट से, ये सोसाइटी का एफर्ट है, लेकिन इस तरीके के मुद्दे को राजनीतिकरण किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए अगर पुलिस किसी भी कंप्लेंट से पहले अगर किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करती है तो ह्यूमन राइट्स भी आगे आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल भी है और अगर वो बेल पे भी बाहर है तो भी उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी हर एक चीज को, जरूरतों को पूरा करे और आजादी से कहीं भी घूम सके। तो जब तक कोई क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो पुलिस भी अरेस्ट नहीं करती। इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। अब किसी को क्राइम करते हुए रोका जा सकता है या क्राइम करने के बाद पकड़ा जा सकता है, लेकिन क्राइम करते हुए रोकने की जिम्मेवारी वहां पर मौजूद, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, पुलिस हो या वहां पर आम लोग हों, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीजों को रोका जाए। लेकिन दिल्ली सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उनके द्वारा लगाए गए जो कैमरे इंस्टॉल हुए, उन कैमरों की वजह से कितने लोगों को पकड़ने में उनको आसानी मिली, वो कैमरे फंक्शनिंग है या नहीं है। हर गली के बाहर कैमरा है, हर चौराहे पे दिल्ली सरकार ने कैमरे लगाए, लाखों कैमरे लगाने की बात की गई, तो उन कैमरों का क्या स्टेटस है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, तो ये सेंट्रल के हाथ में है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उसका राजनीतिकरण ना किया जाए। राजनीति के अंदर किसी भी एजेंसी को, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, किसी भी पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन की, उसको राजनीति में ना घसीटा जाए। वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी अपने राइट्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। बिल्कुल, मैं दोबारा रुक करूंगा, मैं आऊंगा डॉक्टर आशीष चड्ढा आपके पास। मैं पहले रुक करूंगा अनमोल पवार का, फिर आपके पास आता हूँ। अनमोल पवार जी, जिस तरह से क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सबको दिख रहा है, इस पे राजनीति हो रही है, ये सबको दिख रहा है, पर अगर राजनीति से थोड़ा हटके सोचा जाए तो आम आदमी पार्टी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको रोका जाए और किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि घरों के अंदर भी क्राइम होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए खास तौर पर आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के अंदर किस तरह की मुहिम जो है उसको चलानी चाहिए।
साहिल जी, देखिए जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली में 3 लाख लगभग सीसीटीवी कैमराज लगाए गए अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, जो लंदन और अमेरिका से भी बहुत ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमराज पर स्क्वायर मीटर अगर कहीं हैं तो वो दिल्ली में है। दिल्ली में हमने माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति करी, 11,000 से ज्यादा बस मार्शल्स नियुक्त किए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन क्या कहा भाजपा ने? भाजपा ने कहा कि भाई बस मार्शल्स की जरूरत नहीं है हमें, बस मार्शल्स को तुरंत एक आदेश के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। और हमने देखा किस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने भाजपा के गुप्ता के पैर तक पड़ लिए, उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और बस मार्शल्स की नियुक्ति को सुनिश्चित कराने का काम किया। दूसरी चीज ये कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी कह रहे थे कि जी सीसीटीवी कैमराज कितने फंक्शनल हैं कितने नहीं हैं। राकेश जी, भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता जी की वाइफ जो है रेखा गुप्ता, उनकी गाड़ी में चोरी हुई थी मंडी हाउस में। दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरेज की वजह से उनके अपराधी पकड़े गए थे। तो दिल्ली के हर कोने की निगरानी वो सीसीटीवी कैमराज 24 घंटे कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को इससे बहुत लाभ मिल रहा है। ठीक है, मैं आऊँगा राकेश कुमार जी आपके पास। मैं पहले जवाब ले लूँ उनसे, डॉक्टर आशीष आंडा से, क्योंकि वो हमारे साथ काफ़ी देर जुड़े हैं, उनसे दोबारा रुक किया नहीं हमने उनका। डॉक्टर आशीष, किस तरह देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? क्योंकि आरोप है, क्योंकि वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है, पर किस तरह संभाला जाएगा? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। क्या पुलिस को दबंगई दिखानी बहुत जरूरी है वहाँ पर? 10 सेकंड और चाहिए साहिल जी, 10 सेकंड। जी बोलिए बोलिए, बताइए अनमोल कुमार जी। और जो इनके भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जेपी नड्डा, उनकी वाइफ की गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है वो दिल्ली में चोरी हो गई थी। वो भी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में पता चला था कि चोर कौन है। तो हम तो इनकी भी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये जो है क्राइम पे बिल्कुल नहीं रोकथाम कर पा रहे। ये कुंभकर्ण की आज मेन मुद्दा भी यही था कि क्राइम किस तरह रोका जाए, दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डॉक्टर आशीष आंडा जी। जी साहिल जी, मैं अपने लर्नेड फ्रेंड आपके प्रवक्ता अनमोल जी का ज्ञान वृद्धि करना चाहूंगा कि जरा अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट ये पढ़ के देख लें या उनका भाषण सुन लें। जिस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट आए थे तब उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर यूएस प्रेसिडेंट के आने पे इतने कैमरे लग सकते हैं तो हम दिल्ली में 12 लाख कैमरे लगा के दिखाएंगे सुरक्षा के लिए। 12 लाख की फिगर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दी गई है, चाहे तो ये अपना डाटाबेस निकाल के देख लें। जबकि इन्होंने खुद अभी कहा कि 3 लाख लगे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बस मार्शल्स को हटाने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया क्योंकि उनकी सैलरी देने के इनके बस में है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली का बजट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है और वो पहली बार 31 साल में विधानसभा दिल्ली में क्रिएट होने के बाद ये हो रहा है कि जब दिल्ली का बजट डेफिसिट में है, 7,000 करोड़ के घाटे में है। तीसरी बात, इन्होंने नरेश बालियान की बात उठाई कि नरेश बालियान को तो कोर्ट ने कहा कि भैया इन्होंने तो खुद 5 कंप्लेंट की हैं। रिजल्ट क्या रहा? कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया या उनकी 2 दिन की कस्टडी को फिर से 7 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया। जब कोर्ट कस्टडी एक्सटेंड करता है तो वो कोर्ट की नजर में दोषी होता है या कोर्ट की नजर में वो निर्दोष होता है, ये हमारे आपके प्रवक्ता बताएंगे। अगली बात, ये कहते हैं कि 1.5 साल से नरेश बालियान ने खुद कंप्लेंट करी, ये कोर्ट भी मान रहा है। तो भाई साहब 1.5 साल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ये कहते हुए कि हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है गैंगस्टर द्वारा और उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता ने? अगली बात, ये कहते हैं कि 10 साल में क्राइम रेट बहुत बढ़ा, यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है सो रहे हैं। तो भाई साहब 10 साल में जब क्राइम रेट बढ़ रहा था तो 10 साल में बताएं आपने कभी डिबेट की आपने साहिल जी या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के क्राइम रेट पे? अब जब इलेक्शन 2 महीने दूर खड़े हैं तो इनको दिल्ली के क्राइम रेट की याद आनी शुरू हो गई क्योंकि कोई मुद्दा ढूंढना है इलेक्शन में जाने के लिए। और ये दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ क्यों रहा है? अब इसके ऊपर आए बुनियादी मुद्दे के ऊपर। इसलिए बढ़ रहा है कि दिल्ली के अंदर फर्जी वोट बनवाने का जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा हुआ है, इनफिल्ट्रेटर्स को बाहर से बुला के जो यहाँ पे ये क्राइम का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। वरना बताइए त्रिलोकपुरी के अंदर B174 नाम के एड्रेस के अंदर 38 वोट फर्जी कैसे पाए गए पिछले 2 दिन के अंदर, जब वहां कोई रहता ही नहीं?
मोती नगर में वार्ड 89 में T82 नामक प्लेस पे 24 फर्जी वोट कैसे पाए गए, जहां पे कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्राइम बढ़ता कब है? जब युवा को आप नौकरी नहीं दे पाते, जब युवा को आप रोजगार नहीं दे पाते, जब आप ठीक है डॉक्टर आशीष अड्डा जी, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। आपकी बातें जो रखी गई हैं आपने जरूर कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। डॉक्टर आशीष अड्डा, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, जिस तरह से आपने बात कही है कि वोटर्स कहां से बड़े हैं ये, क्योंकि ये एक तहकीकात चल रही है और ये पूरी होगी। बीजेपी की वेबसाइट पे, बीजेपी के फेसबुक पे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। बिल्कुल, और अगर ये कहते बयान भी दिया था कि मुझे, कोर्ट का स्टे है ऑडियो के ऊपर, हमने तो अपने फेसबुक पे डाल रखा है, बीजेपी के फेसबुक पेज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर। करें। मैं आऊंगा, आप 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं, मैं आऊंगा आपको अनूप पवार जी। पहले मैं राकेश कुमार जी के पास जाऊंगा। राकेश कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे तब? जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए उसके कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए, जब तक कि वो सब जुडिस हो। और दूसरा ये कि राजनीति के अंदर राजनीति हर एक पार्टी करती है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, लेकिन मेरा एक ही व्यक्तिगत मानना है कि कभी भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या किसी ऐसे मुद्दे पर जो कि एक एजेंसी जिस पे काम कर रही है उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की और दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है कि क्राइम को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ही एक क्राइम के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। अनमोल पवार जी, सिर्फ 30 सेकंड जल्दी। साहिल जी, हांडा जी ने कहा कि भाई पिछले 10 साल से इतना क्राइम बढ़ रहा है, तो आपने अगर 5 कंप्लेंट की तो 5 कंप्लेंट के बाद कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप तर्क देखिए भाजपा वालों का, ये कह रहे हैं जी पहले तो कंप्लेंट करो, उसके बाद उससे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तब जाके पुलिस कार्रवाई करेगी। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई आपने भी, आप पे भी आरोप इन्होंने मढ़ दिया, इन्होंने कहा कि कोई डिबेट नहीं किया आपने। तो अब अगर कोई व्यक्ति, अब दिल्ली वालों के लिए एक मैसेज क्लियर है भाजपा की तरफ से कि अगर आपके साथ कोई चोरी हो, डकैती हो, अपराध हो, बलात्कार हो, तो पहले कंप्लेंट करो, उसके बाद जो है आप उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तब जाके पुलिस विचार करेगी कि कार्रवाई करनी है नहीं करनी। और ये शिक्षा का स्तर भाजपा वालों का इतना शिक्षा का स्तर जो है ना भाजपा वालों का। ठीक है, मैं समय कम है, ये समय कम है। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष अड्डा जी आपका भी, और अनमोल पवार जी आपका भी, और राकेश कुमार जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है एक चिंता का विषय है और फरवरी में चुनाव भी होने लाजमी है दिल्ली के अंदर। तो अब देखने वाली बात रहेगी आखिर ये कितना बड़ा मुद्दा हर किसी के लिए रहेगा और व्यक्तिगत तरीके से ये मुद्दा कितना अहम है हर किसी के लिए। फिलहाल आज के बात भारत में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।